नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपन्यासों और कहानियों के संग्रह में। शरद समग्र प्रथम खंड का पहला उपन्यास बड़ी दीदी का पहला भाग, जिसमें कि आपने सुना कि सुरेंद्र नामक जो बच्चा है एक वकील का बेटा है और पढ़ने में बहुत होशियार है। एमए पास कर चुका है, लेकिन अपनी बीमाता के कारण वो इतना दूसरों पर निर्भर हो चुका है कि वो अपना कोई भी कार्य खुद से नहीं कर सकता और अपने को पहचानने के लिए, अपने को स्वतंत्रता से जीने के लिए वो घर छोड़कर चला जाता है। अब इसके आगे का भाग शुरू करेंगे। भाग 2। कलकत्ता के जन कोलाहलपूर्ण राजपथ पर आकर हैरान हो गया सुरेंद्रनाथ। तो आज हम सुनेंगे इसका भाग 2। कलकत्ता के जन कोलाहलपूर्ण राजपथ पर आकर हैरान हो गया सुरेंद्रनाथ। उसे यहाँ तिरस्कार करने वाला कोई नहीं है, ना उसे कोई रात दिन नियंत्रण में ही रखना चाहता है। चेहरा मुरझाने पर कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। तबीयत खराब होने पर भी किसी को फिक्र नहीं होती। यहाँ खुद अपने आप को देखना पड़ता है। यहाँ भीख मिलती है, करुणा भी मिलती है, आश्रय का भी अभाव नहीं, किंतु इनके लिए अपनी चेष्टा आवश्यक है। अपने आप कोई तुम्हारी किसी बात में टांग नहीं अड़ाता। भोजन प्राप्त करने का प्रयत्न स्वयं करना पड़ता है। टिकने की जगह खुद ढूंढनी पड़ती है, अथवा नींद और भूख में भी भेद है। यहाँ आकर उसे पहली बार उसने जाना। घर छोड़े उसे कितने दिन हो गए। सड़कों की खाक छानते छानते थककर उसका बदन चूर चूर हो गया है। पैसे भी खत्म हुए जा रहे हैं। कपड़े मैले होकर चीथड़े बने जा रहे हैं। रात को सोने की जगह तक का भी कोई ठिकाना नहीं। सुरेंद्र की आंखों में पानी आ गया। घर चिट्ठी लिखने का भी मन नहीं करता, बहुत शर्म आती है। और सबके ऊपर जब उसे अपनी बीमाता के स्नेह कठोर चेहरे का स्मरण हो आता है, तब उसके मन से घर जाने की इच्छा बिल्कुल दूर हो जाती है। वहां वह कभी था, ये सोचकर भी वह भयभीत हो उठता है। एक दिन उसने अपने जैसे ही एक सीधे साधे गरीब से आदमी को करीब पाकर पूछा, क्यों जी, तुम लोग यहाँ अपना खाना कैसे जुटाते हो? वह शख्स कुछ बेवकूफ किस्म का था, नहीं तो उसका मजाक उड़ाता। उसने कहा, नौकरी करके कलकत्ते में रोजी की क्या फिक्र? सुरेंद्र बोला, मुझे कोई नौकरी दिला सकते हो? उस आदमी ने पूछा, तुम क्या काम जानते हो? सुरेंद्रनाथ कोई काम नहीं जानता था। तभी वह चुपचाप सोचने लगा। तुम क्या शरीफ खानदान में पैदा हुए हो? सुरेंद्र ने सिर हिलाया। इस पर वह बोला, तब तुमने पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा? सीखा है, वह आदमी थोड़ा सोचकर बोला। तब तुम उस बड़े मकान में जाओ, वहाँ एक अमीर जमींदार रहते हैं, कोई ना कोई काम तुम्हें वहाँ जरूर मिल जाएगा। ये कहकर वह आदमी चला गया। सुरेंद्रनाथ उस विशाल भवन के फाटक के पास आया, खड़ा रहा वहां कुछ क्षण, फिर पीछे लौट आया, फिर वापस आ गया, फिर लौट गया। उस दिन और कुछ नहीं हुआ। अगला दिन भी उसी तरह की हरकतों में गुजार दिया उसने। इस तरह 2 दिन फाटक के सामने उम्मीदवारी करके, तीसरी दिन अपेक्षाकृत कुछ अधिक साहस संचय करके उसने भीतर प्रवेश किया। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हैं? बाबूजी को। बाबूजी घर पर नहीं हैं। सुरेंद्रनाथ का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। उसे लगा जैसे कि एक निहायत मुश्किल काम से छुटकारा मिल गया हो। बाबूजी घर पर नहीं हैं, इसलिए उसे नौकरी की बात, अपने दुख की कहानी नहीं कहनी पड़ी। यही था उसके आनंद का कारण। तब दुगने उत्साह से लौटकर उसने दुकान पर बैठकर भर पेट भोजन किया। फिर खुशी खुशी कुछ देर
सड़क पर घूमता फिरा और मन ही मन विचार करने लगा कि अगले दिन किस तरह बातचीत करके अपना मकसद हासिल करेगा। किंतु अगले दिन उसका उत्साह काफी ठंडा पड़ चुका था। जितना ही वह मकान के करीब पहुंचने लगा, उतनी ही उसे लौट जाने की इच्छा प्रकट होने लगी। क्रमशः फाटक के पास आकर वह बिल्कुल निरुत्साहित हो गया। किसी तरह उसके पैर भीतर जाने को नहीं उठ रहे थे। आज किसी तरह वह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने काम के लिए खुद वहां आया है। उसे लग रहा था कि जबरदस्ती और किसी ने उसे वहां भेज दिया है, पर दरवाजे के सामने खड़े होकर वह अब उम्मीदवारी नहीं करेगा। तभी भीतर चला आया। संयोगवश उसी नौकर से आज भी मुलाकात हो गई। उसने कहा, बाबूजी घर पर हैं, मुलाकात करेंगे क्या? हाँ, आइए। तब ये और भी मुश्किल हो गया उसके लिए। आलीशान मकान है जमींदार बाबू का। अंग्रेजी कायदे से सजे हुए थे एक के बाद एक सब कमरे। संगमरमर की सीढ़ियां हैं। हर कमरे में लाल कपड़े की खोलियों में ढके झाड़ फानुस लटके हैं। दीवारों पर बड़े बड़े आईने लगे हैं। फिर बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रत्येक कक्ष में चित्र और फोटोग्राफ लगाए गए हैं। ये सब दूसरों के लिए कुछ भी हो, सुरेंद्र के लिए नई चीज नहीं है। कारण उसके पिता का घर भी दरिद्र कुटीर नहीं है, और जो कुछ भी हो वह दरिद्र पिता के आश्रय में इतना बड़ा नहीं हुआ है। सुरेंद्र उस व्यक्ति की बात सोच रहा था जिससे मिलने और अनुनय विनय करने जा रहा था। वे क्या पूछेंगे और वे उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देगा, लेकिन इतना सोचने का वक्त नहीं है। कर्ता बाबू सामने बैठे थे। उन्होंने सुरेंद्रनाथ से पूछा, क्या चाहिए? पिछले 3 दिन से सुरेंद्रनाथ यही बात सोच रहा था, लेकिन अब मौके पर आकर सब भूल गया। वह बोला, मैं ब्रिजराज लाहिड़ी पूर्व वर्तमान बांग्लादेश के एक जमींदार हैं। सिर के कुछ बाल पके हैं, वायु रोग से नहीं अपने वक्त से। बड़े आदमी हैं, बहुदर्शी हैं। तभी चट से उन्होंने सुरेंद्रनाथ को देखकर उसे बहुत कुछ समझ लिया। बोले, हाँ भाई, क्या चाहते हो तुम? कोई क्या? नौकरी? ब्रिजराज बाबू ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। यह तुम्हें किसने बताया? एक राहगीर से पूछा था मैंने, उसी ने आपकी बात। ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? पश्चिम में। वहाँ कौन कौन है तुम्हारे? सुरेंद्रनाथ ने सब बताया। अवस्था वेगुन्य से सुरेंद्रनाथ बात गढ़ना सीख गया था। थोड़ा हिचक कर बोला, एक मामूली नौकर करते हैं, उनकी आय से पूरा नहीं पड़ता। इसलिए तुम नौकरी करके कमाना चाहते हो? जी। यहाँ कहाँ रहते हो? कोई निश्चित स्थान नहीं है, जहाँ तहाँ। ब्रिज बाबू को दया आ गई। सुरेंद्रनाथ को अपने पास बैठाकर वे बोले, अभी तुम बालक हो। इस छोटी उम्र में तुम घर छोड़कर चले आने के लिए मजबूर हो गए हो। देखकर मुझे दुख हो रहा है। हालांकि मैं खुद तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन जिससे तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए इसकी कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अच्छा, कहकर सुरेंद्रनाथ चलने को हुआ। देखकर ब्रिज बाबू ने उसे वापस बुलाकर कहा, तुम और कुछ नहीं पूछना चाहते? नहीं, इसी से तुम्हारा काम पूरा हो गया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगा, कब तक कर सकूंगा, इन बातों के जानने की जरूरत नहीं महसूस करते? अप्रतिभ होकर खड़ा रहा सुरेंद्र। ब्रिज बाबू मुस्कुराकर बोले, अब कहाँ जाओगे? किसी दुकान पर। वहीं भोजन करोगे? यही करता हूँ प्रतिदिन। कहाँ तक पढ़े हो तुम? कुछ पढ़ना लिखना जानता हूँ। मेरे लड़के को पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र ने खुश होकर कहा, हाँ। ब्रिज बाबू को फिर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि दुख और दारिद्र्य से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, क्योंकि किसे पढ़ाना पड़ेगा और क्या पढ़ाना पड़ेगा, इन बातों को बिना जाने ही उसका खुश होकर हामी भरना उन्हें पागलपन प्रतीत हुआ। बोले, अगर वह कहे कि मैं बीए क्लास में पढ़ता हूँ, तब तुम कैसे पढ़ाओगे? कुछ गंभीर होकर सुरेंद्र ने सोचकर कहा, हाँ, पढ़ा दूंगा किसी तरह। ब्रिज बाबू ने और कुछ नहीं कहा। नौकर को बुलाकर कहा, बंकू, इस बाबू के रहने, नहाने और भोजन की व्यवस्था कर दो। फिर सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद फिर बुलवाऊंगा मैं तुम्हें। तुम मेरे घर ही रहो। जब तक तुम्हें कोई नौकरी न मिले, तब तक शौक से तुम यहाँ रह सकते हो। दोपहर को भोजन करने जाकर उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी,
एक दुखी आदमी को आज मैंने घर में आश्रय दिया है। कौन है वह पिताजी? एक दुखी आदमी है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। कुछ पढ़ा लिखा जरूर है, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने की बात कहने पर वह उसे पढ़ाने को राजी हो गया था। बीए क्लास के विद्यार्थी को जो पढ़ाने की हिम्मत कर सकता है, कम से कम वह तुम्हारी छोटी बहन को तो निश्चय ही पढ़ा सकता है। मैंने तय किया है कि वही प्रमिला को अब से पढ़ाए। माधवी ने ऐतराज नहीं किया। संध्या के बाद सुरेंद्र को बुलाकर ब्रिज बाबू ने यही कह दिया। अगले दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमिला को पढ़ाने लगे। प्रमिला की उम्र 7 साल है। वह बंगला भाषा की पहली पुस्तक बोधोदय पढ़ती है। बड़ी दीदी माधवी से वह अंग्रेजी फर्स्ट बुक की मेंढक की कहानी तक पढ़ चुकी है। वह कापी, पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, चित्र, लांजेंज आदि लेकर पढ़ने बैठी। डू नॉट मूव, सुरेंद्रनाथ ने बताया। डू नॉट मूव, हिलो मत। प्रमिला पढ़ने लगी। डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने अन्यमनस्क भाव से प्रमिला के स्लेट को खींच लिया और उस पर पेंसिल से सवाल लगाने लगा। प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम हल होने लगे। घड़ी में 7 के बाद 8 फिर 9 बजने लगे। प्रमिला अभी कभी इधर कभी उधर होकर चित्रों को देखकर सो बैठकर मुंह में लांजेज भरकर बेचारे मेंढक के बदन पर स्याही पोतते हुए पढ़ने लगी। डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब घर जाऊं? जाओ। सुबह का वक्त उसका इसी तरह कटता है, पर दोपहर का काम थोड़ा दूसरे ढंग का होता है। उसकी नौकरी के लिए ब्रिज बाबू ने अनुग्रह पूर्वक कई सज्जनों के नाम कुछ सिफारिशी चिट्ठियां लिख दी हैं उसे। सुरेंद्रनाथ इन्हें जेब में डालकर निकल पड़ता है। पता लगाकर उनके मकानों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखता है हर एक का मकान कितना बड़ा है, उसमें कितनी खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, उसके सामने कोई लैंप पोस्ट है या नहीं। फिर संध्या के पहले ही लौट आता है। कलकत्ता में आकर उसने कुछ किताबें खरीदी थी। घर से भी कुछ अपने साथ ले आया था। उन्हें अब गैस की रोशनी में पढ़ता रहता है। ब्रिज बाबू के कामकाज की बात पूछने पर या तो चुप रहता है या कह देता है कि भले आदमियों से मुलाकात ही नहीं हो पाती। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको भाग 2 पसंद आया होगा। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।